Jai Hind everyone, I welcome you all to Awakening classes. So supervisor specialization portion we were discussing, यूनिट 5 हम कर रहे थे. काफ़ी दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई, आज से कॉन्टिन्यूटी में लेक्चर करेंगे. टुडेज टॉपिक ऑफ कंसर्न इज केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड. मतलब केमिकल एनालिसिस हमने फूड की करनी है. ये थोड़ा केमिस्ट्री बेस्ड टॉपिक है. इस टॉपिक को आपने किस लेवल तक पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा. आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं डिफरेंट फूड के देखने के लिए कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसमें मिनरल कंटेंट कितना है. उन मेथड्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे. और इसके साथ साथ आज आपका यूनिट 5 का मॉक टेस्ट भी है. टेस्ट लाइव हो चुका है, आप जाके टेस्ट में इनरोल करें और टेस्ट का बेनिफिट उठाएं. सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. सो योर टॉपिक इज केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड. तो पहले देख लेते हैं बेसिकली हमने इस टॉपिक में पढ़ना क्या. हमें फूड की केमिकल एनालिसिस करनी है. देखो केमिकल एनालिसिस मतलब हमें देखना है कि फूड की केमिकल कंपोजिशन क्या है. क्या चेक करना है हमें? फूड की केमिकल कंपोजिशन क्या है. मतलब फूड में न्यूट्रिशन कंटेंट कितना है, उसमें कोई एडिटिव्स तो नहीं है. एडिटिव्स क्या होता है? एडिटिव्स होते हैं जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें फूड में डालते हैं ताकि उनका टेस्ट बढ़ जाए, फ्लेवर आ जाए, उसमें कलर उसका चेंज हो जाए, तो उन चीज़ों को बोलते हैं एडिटिव. तो बेसिकली केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड में हम यही चेक करते हैं कि फूड की केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है, फूड में एडिटिव्स पड़े हुए हैं, कौन कौन से एडिटिव पड़े हुए हैं, फूड में न्यूट्रिशनल कंटेंट है कि नहीं है, फूड में कंटेमिनेंट्स हैं क्या, मतलब उसमें पैथोजेंस बैक्टीरिया जो हार्मफुल है वो फूड में प्रेजेंट हैं कि नहीं है. ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए कि फूड में क्या क्या, फूड किससे बना हुआ है, ये सारा केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड में आता है. ठीक है, पहले तो आपको ये समझ आ गया कि केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड होता क्या है. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें फूड की केमिकल एनालिसिस करनी ही क्यों है, क्यों, क्या क्या जरूरत है हमें फूड की केमिकल एनालिसिस करने की? तो बहुत जरूरत है. पहला, इससे फूड सेफ्टी इंश्योर होती है. कैसे फूड सेफ्टी इंश्योर होती है भाई? अगर आपने फूड को केमिकली एनालाइज किया है, आपको पता है कि इसमें हार्मफुल कंटेमिनेंट प्रेजेंट हैं, तो आप उसको कंज्यूम नहीं ना करोगे. तो बेसिकली ये फूड सेफ्टी की तरफ लेके जाता है. फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी लास्ट लेक्चर में भी कि तेलंगाना वगैरह में क्या हुआ था कि वो जो बुड्ढी के बाल बिकते ना, उसमें जो ऐड किया गया था, जो उसको कलर देता था, वो जो है वो हार्मफुल था हमारी बॉडी के लिए. तो बेसिकली तेलंगाना गवर्नमेंट ने उसको रिमूव भी कर दिया. ठीक है, तो इसीलिए आपको वो कैसे पता चला? वो केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड से पता चला और उसे हमने रिमूव भी कर दिया, तो इससे सेफ्टी प्रमोट हुई ना. तो बेसिकली फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए केमिकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद क्वालिटी को कंट्रोल करना कि कितनी क्वालिटी में चीजें होनी चाहिए, इसमें भी हेल्प करता है. न्यूट्रिशन की लेबलिंग करना कि कितने अमाउंट, आपने देखा होगा ना कोई भी पैकेट अगर आप कोई चीज कंज्यूम करते हैं उसमें न्यूट्रिशन का लेबल भी बताया होता है. लेबलिंग की होती है कि कितने में मिनरल्स कितना प्रेजेंट है, वाटर कितना प्रेजेंट है, इसमें शुगर लेवल कितना है. तो वो FSSAI द्वारा वो प्रमाणित भी होता है ना, तो उससे आपको पता चल जाता है कि एक तो सर्टिफाइड भी है, प्लस कितने कितने न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट है, वो चीजें भी आप चेक कर सकते हो. तो न्यूट्रिएंट्स को चेक करने के लिए कि किसमें मिनरल्स कितने हैं, विटामिन कितना, आप कोई भी चीज कंज्यूम करोगे उस पैकेट के पीछे लिखा होता है, वो भी केमिकल एनालिसिस से ही पता चलता है. फिर अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो सर्टिफाइड वगैरह देकर. तो ये सारी भी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ से आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कंटामिनेट बैक्टीरियाज कितने हैं, कंटामिनेशन कितनी है, खाना सेफ है कि नहीं है, और उस बेसिस में आप खाने को कंज्यूम करते हो. तो बेसिकली केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड में ये इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में. तो हमें समझ आ गया कि टॉपिक क्या है बेसिकली. बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड क्या होता है. जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो हम MCQs की हेल्प से कवर करेंगे. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मैथड इज सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग द मिनरल कंटेंट इन फूड. फूड में मिनरल कंटेंट है. मिनरल्स आपके आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए. ठीक है, ये फूड में भी प्रेजेंट होते हैं. तो अगर आपको ये डिटरमाइन करना है कि फूड में कितना मिनरल कंटेंट है, आप कौन से मेथड का यूज करोगे? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइट्रेशन मेथड, क्रोमैटोग्राफी या ग्रेविमेट्रिक मेथड. तो इनमें से कौन सा मेथड है जो यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए मिनरल कंटेंट इन फूड? दैट इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोग्राफी. कौन सा मेथड है? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोग्राफी. आपने इतना याद रखना है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोग्राफी जो है ये इफेक्टिव मेथड है जिसकी वजह से हम चेक कर सकते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन है डिजाइन मिनरल्स की, स्पेसिफाइड मिनरल की कितनी कंसंट्रेशन है फूड में, उसके लिए हम यूज करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब देखो ये मेथड से इन डेप्थ हमें नहीं पढ़ना है, ये केमिस्ट्री का कंसर्न है. हमें यहाँ पर उतना ही पढ़ना है कि कौन सा मेथड है, उसकी हेल्प से क्या किया जाता है. अगर इतना डीप पढ़ने शुरू हो जाओगे ना, एग्जाम में तो कुछ आना नहीं, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे इन टॉपिक्स में. आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड किसके साथ एसोसिएट है, इससे आप क्या कर सकते हो. यही आपका जो टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेगा फॉर योर एग्जाम. नेक्स्ट इज ऑप्शन बी में है टाइट्रेशन मेथड. देखो टाइट्रेशन मेथड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है. देखो टाइट्रेशन मेथड से हम कि कोई भी एक फूड है ना, उसमें कोई एक डिजायर्ड सबस्टांस है. ठीक है,
कोई एक डिजायर्ड सब्सटेंस है जिसके हम कंसंट्रेशन को मेजर करना चाहते हैं, तो उसकी टाइट्रेशन मेथड की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। टाइट्रेशन मेथड की हेल्प से हम किसी भी एनालाइट भी बोलते हैं उस चीज को, एनालाइट होता है कि डिजायर्ड सब्सटेंस, मतलब जिसको आप मेजर करना चाहते हो, जिसकी कंसंट्रेशन को मेजर करना चाहते हो, तो टाइट्रेशन मेथड की हेल्प से हम किसी एनालाइट, किसी डिजायर्ड सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, जिसकी हमें कंसंट्रेशन को मेजर करना है, फॉर एग्जांपल एक्स, ये एक प्रोडक्ट है जिसकी कंसंट्रेशन को हमें मेजर करना है, ठीक है, इस एनालाइट को हमें मेजर करना है। हम क्या करेंगे, इसके साथ एक सोल्यूशन ऐड कर देंगे, वो नोन कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन हमें पता होगी, तो इसकी वजह से जो मिक्सचर बनेगा ना, उसकी हेल्प से हम ये जो अननोन एनालाइट था हमारा, इसकी कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। ये टाइट्रेशन मेथड सिर्फ यहाँ पे फूड में यूज नहीं होता है, ये फार्मास्यूटिकल में भी यूज होता है, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग में भी यूज होता है। बहुत पुराना मेथड है। इस मेथड में क्या होता है, सिंपली समझो, टाइट्रेशन मेथड की हेल्प से अगर हमें कोई एक सब्सटेंस है, एक डिजायर्ड सब्सटेंस है किसी फूड में, उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, एक और उसका सोल्यूशन बनाएंगे, उस सोल्यूशन में एक और सब्सटेंस डाल देंगे जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। तो इसकी हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से हमें जिसकी कंसंट्रेशन नहीं पता थी एक्स सब्सटेंस, उसकी कंसंट्रेशन भी पता चल जाएगी। तो ये बेसिकली टाइट्रेशन मेथड है, थोड़ा बहुत आपको इसके लिए भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमैटोग्राफी। ये सारे फूड एनालिसिस के मेथड हैं, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड के मेथड हैं। क्रोमैटोग्राफी मेथड्स में क्या होता है, आपने सिंपली याद रखना है, क्रोमैटोग्राफी जो मेथड है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अमाइनो एसिड को एनालाइज करते हैं। किसको एनालाइज करते हैं? अमाइनो एसिड, विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, इनके बारे में पढ़ाया हो, तो इनके एनालिसिस में क्रोमैटोग्राफी मेथड का यूज करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, ये भी टाइप्स भी देख लो, उनकी फंक्शनिंग नहीं याद करना, बट 3 इंपॉर्टेंट क्रोमैटोग्राफी की टाइप्स आ जाती हैं। एक आता है हाई, लिख लो कहीं पे, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। दूसरा होता है गैस क्रोमैटोग्राफी, और तीसरा हो गया थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। ये क्रोमैटोग्राफी के अंदर ही आते हैं। इनकी हेल्प से, क्रोमैटोग्राफी मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम अमाइनो एसिड को एनालाइज करते हैं, किसी भी फूड में कितने अमाइनो एसिड वगैरह प्रेजेंट है, उनकी एनालिसिस किसमें होती है, क्रोमैटोग्राफी मेथड में, ठीक है। अभी तक क्या देखा, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोग्राफी से मिनरल कंटेंट, साथ साथ रिवाइज करवाऊंगा, ये टॉपिक थोड़ा ना ऐसे ही है। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम मिनरल कंटेंट चेक करेंगे। टाइट्रेशन मेथड से हम किसी भी एनालाइट की जो है वो चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर नोन सब्सटेंस, उसमें ऐड करके मिक्सचर बना के हम चेक कर सकते हैं। क्रोमैटोग्राफी में अमीनो एसिड के कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। इसमें हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी भी है, गैस क्रोमैटोग्राफी भी है, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेविमेट्री मेथड अगर एग्जाम में पूछ ले, तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास डिटरमाइन करना है, ये केमिस्ट्री की टर्म है, एटॉमिक मास जो है, मतलब आप इतना याद रखो, किसी भी आइटम का मास अगर हमें कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए हम ग्रेविमेट्रिक मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। ये 3 ऊपर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तो आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, डैश सेपरेट्स द प्रोटीन and nucleic acid based on their size, charge, which is useful for protein analysis in food। मतलब यहां पर आपने वो मेथड बताना है जो प्रोटीन को एनालाइज करने में हेल्प करता है, फूड में प्रोटीन की एनालिसिस में हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन जो है उसको सेपरेट करता है या न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करता है उनके साइज और चार्ज के बेसिस में। 2 चीजें याद रखो। देखो, ऐसे तो प्रोटीन एनालिसिस ऑफ फूड में सिर्फ ये मेथड नहीं होगा, बहुत सारे मेथड जो प्रोटीन को एनालाइज करते हैं फूड में, बट इस मेथड की खासियत ये है कि ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड चार्ज। तो साइज एंड चार्ज के बेसिस में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करता है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, टाइट्रेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये ऑल ऑफ द अबव था यहाँ पे, यार ऑप्शन गलत हो गया, ऑल ऑफ अबव था यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा मेथड है जो सेपरेट करता है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड को बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज विच इज यूजफुल फॉर प्रोटीन एनालिसिस इन फूड? तो इसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रो वर्ड यूज था, चार्ज के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन था, आप ऐसे भी सोच सकते थे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, जिसकी वजह से हम प्रोटीन को एनालाइज करते हैं फूड में, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करते हैं उनके साइज और चार्ज के बेसिस में, ठीक है। ये मतलब एक ऐसी टेक्निक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है। बेसिकली एक फ्लूइड में मैक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं बेस्ड ऑन देयर चार्ज। देखो ना, हर एक एटम का, मॉलिक्यूल का अपना अपना चार्ज है, तो चार्ज के बेसिस में हम यहाँ पर क्या करें, डिफरेंट मासेस को सेपरेट करें, तो इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। अब यहाँ पर आपने वो कोई डायग्राम बना के ऐसे समझना नहीं है केमिस्ट्री में क्या क्या होता है, यहाँ से ये निकलता है, या फिजिक्स वाली लैंग्वेज, वो नहीं करनी है आपने। जस्ट आपको पता होना चाहिए, आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड इज एसोसिएटेड विद द एनालिसिस ऑफ विच कंपोनेंट इन फूड। तो प्रोटीन एनालिसिस ऑफ प्रोटीन के लिए यूज होता है, इस तरह से आपने याद रखना है। टाइट्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टाइट्रेशन मेथड का क्या काम होता है वो हमें देख लिया। उसके बाद ये ऑप्शन सी जो है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी,
ये कहाँ पर यूज होता है? देखो पहली बात, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ जाती है, एक होती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी, ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी भी कहते हैं इसको। देन वी हैव यूवी, ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोग्राफी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोग्राफी, ये दूसरा नाम आ गया। तीसरा आ गया एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोग्राफी। क्या है? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोग्राफी। ये तीन तरह की इसके अंदर आ जाती हैं स्पेक्ट्रोग्राफी। क्या है स्पेक्ट्रोग्राफी में? क्या क्या आ जाता है? इंफ्रारेड रेज स्पेक्ट्रोग्राफी, आईआर स्पेक्ट्रोग्राफी जिसे कहते हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोग्राफी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोग्राफी। अब इसका काम क्या है? ये जो स्पेक्ट्रोग्राफी मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स, ठीक है। देखो हमारे पास फूड है या हमारे पास खाना है, इस खाने के अंदर हमें स्पेसिफिक कंपाउंड्स का पता करना है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट ही कोई लगा लो, फॉर एग्जांपल लगा लो प्रोटीन ही लगा लो, हम कंसीडर करके चले, प्रोटीन की ही एक स्पेसिफिक कंपाउंड है, इसका पता करना है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको क्वांटिफाई करना है कि इसका नंबर कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लाइट के साथ रिएक्ट करेंगे, इस कंपाउंड को हम लाइट के साथ रिएक्ट करेंगे जिसकी डिफरेंट वेवलेंथ होगी। ये डिफरेंट वेवलेंथ होती है लाइट, इंफ्रारेड, यूवी, विजिबल, इन डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट के साथ उसको क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, और हमें पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटीन की चेक करें तो प्रोटीन की कितनी कंसंट्रेशन है, और प्रोटीन को आइडेंटिफाई भी हो जाएगा यहाँ से। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोग्राफी जो मेथड है, जिसके अंदर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोग्राफी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोग्राफी आता है, उसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स को। किस बेसिस में? उनकी इंटरेक्शन देख के कि लाइट के साथ वो डिफरेंट वेवलेंथ में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोटीन है ना, वो यूवी रेज के साथ अलग लेवल का इंटरेक्ट करेगा, इंफ्रारेड के साथ अलग लेवल का इंटरेक्ट करेगा, इसी तरह विटामिन है तो वो अलग करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद द लाइट हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मेथड आपने याद रखना है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है प्रोटीन एनालिसिस के लिए यूज होता है। प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है उनके साइज और चार्ज के बेस, इतना याद रखना। टाइट्रेशन ऑलरेडी बता दिया। स्पेक्ट्रोग्राफी में हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफी में स्पेसिफिक कंपाउंड्स को उनकी इंटरेक्शन लाइट के साथ डिफरेंट वेवलेंथ में किस तरह से है उसके बेसिस में सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सेस द वोलाटाइल कंपाउंड्स इन फूड। फूड में वोलाटाइल कंपाउंड कौन से होते हैं? जो जल्दी ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक फॉर्म टू अनदर, दैट इज नोन एज वोलाटाइल। फॉर एग्जांपल नैपथलिन बॉल्स होते हैं ना, हवा में रखो तो उड़ जाते हैं, तो वोलाटाइल हो गए। तो वोलाटाइल कंपाउंड्स को देखने के लिए फूड में कौन से मेथड का यूज किया जाता है हमें बताना है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, गैस क्रोमेटोग्राफी या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं कि वोलाटाइल कंपाउंड्स कितने फूड में प्रेजेंट है। तो इस मेथड को बोला जाता है, इस मेथड को बोला जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी। किस मेथड को यूज किया जाता है? गैस क्रोमेटोग्राफी। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम वोलाटाइल कंपाउंड को एक्सेस कर सकते हैं कि फूड में कितने वोलाटाइल कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो गैस क्रोमेटोग्राफी को और कहाँ हम यूज कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि फूड में कंटेमिनेंट प्रेजेंट है कि नहीं। कंटेमिनेंट, देखो एक मेथड ना डिफरेंट चीजों के लिए यूज हो सकता है। ये नहीं है कि गैस क्रोमेटोग्राफी में सिर्फ वोलेटाइल कंपाउंड फूड में एक्सेस किए जाते हैं, कितना वो पता चलता है, नहीं। इसके साथ साथ हमें ये भी पता कर सकते हैं कि जो फूड है उसमें कंटेमिनेंट प्रेजेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेस्टिसाइड है, माइक्रोटॉक्सिक है, वो प्रेजेंट है कि नहीं, ये भी हम इससे पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इससे क्या पता कर सकते हैं, फैटी एसिड की कंपोजिशन कितनी है, फैटी एसिड कितना प्रेजेंट है, वो भी हम, उसकी कंपोजिशन क्या है, ये भी हम पता कर सकते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी, सपोज करो ये फूड है, फूड में कौन कौन सा कंपाउंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अरोमा के लिए और फ्लेवर के लिए। तो फ्लेवर और मतलब कलर, टेस्ट वगैरह चीज़ों को पता करने के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आपने ये याद रखना है कि गैस क्रोमेटोग्राफी सिर्फ वोलेटाइल कंपाउंड्स कितना है फूड में ये एक्सेस करने में हेल्प नहीं करती, इसके साथ साथ जो फूड में कंटेमिनेंट्स है उनके बारे में भी बता देती है, फैटी एसिड की कंपोजिशन क्या है वो भी बता देती है, और कौन कौन से कंपाउंड इस फूड में जो रिस्पॉन्सिबल है अरोमा, फ्लेवर, कलर के लिए, ये चीजें भी हमें गैस क्रोमेटोग्राफी से पता चल जाती हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डैश डिटरमाइंस द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन गिवन एनालाइट। तो एनालाइट हमने देखा जिस सब्सटेंस को हमें चेक करना होता है, उस एनालाइट में कितना वाटर, बेसिकली यहाँ पर मॉइस्चर की बात हो रही है, कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है किसी एनालाइट में, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं। कार्ल फिशर टाइट्रेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी,
इलेक्ट्रोफोरेसिस या ऑल ऑफ द अबव। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कार्ल फिशर टाइट्रेशन, ये मेथड याद रखना। इसकी हेल्प से हम पता करते हैं कि मॉइस्चर कितना है फूड में। देखो मॉइस्चर का पता करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस खाने में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है वो जल्दी खराब हो जाता है, आपको पता है ना, अगर खाने में मॉइस्चर आ गया तो वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम खाने में पता करते हैं ना कि मॉइस्चर है कि नहीं। उसके बाद हम बड़े बड़े फ्रीजर लगाते हैं, ओवन्स लगाते हैं जहां पर खाने को प्रोटेक्ट करें, उसमें से मॉइस्चर को उड़ा देते हैं। तो बेसिकली मॉइस्चर का कंटेंट फूड में पता करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका एक मेथड है कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड, ठीक है। इसमें इसको एक केमिस्ट ने दिया था जिसका नाम था कार्ल फिशर, केमिस्ट कार्ल फिशर ने दिया था इसका, इसलिए इस मेथड का नाम कार्ल फिशर टाइट्रेशन। इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कितना वाटर है, कितना वाटर प्रेजेंट है, मतलब कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है किसी एनालाइट में, ठीक है। और बेसिकली ये उन मेथड्स के लिए ज्यादा सूटेबल है जिस मेथड के इरेगुलर से रिजल्ट आ रहे हो, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहे हैं, उन मेथड्स में ज्यादा हेल्प करता है। बट इतना भी आपने नहीं जाना, जस्ट इतना याद हो कार्ल फिशर टाइट्रेशन क्या है, ये हमें बताता है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर या मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है किसी एनालाइट में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एनालिटिकल मेथड ऑफ मॉइस्चर डिटर्मिनेशन इन द फूड। इनमें से कौन सा एनालिटिकल मेथड नहीं है, ठीक है, मॉइस्चर डिटर्मिनेशन इन द फूड। देखो पहले मैं आपको बता देता हूं, जो मॉइस्चर हम डिटरमाइन करते हैं ना कि फूड में मॉइस्चर है या नहीं, उसको मेजर करने के दो मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। कौन से मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा डायरेक्ट मेथड है मॉइस्चर चेक करने का, कौन सा इनडायरेक्ट, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ गया ओवन ड्राइंग। क्या, ओवन ड्राइंग, मतलब बड़े बड़े ओवन में हम खाने को ड्राई कराते हैं, मतलब उसमें से मॉइस्चर को खत्म करवा देते हैं। एक होता है वैक्यूम ड्राइंग, मतलब वैक्यूम का यूज करके हम ड्राई कर सकते हैं, मॉइस्चर को खत्म कर सकते हैं। ये डिफरेंट मेथड्स हैं एनालाइज करने के, ठीक है, मॉइस्चर डिटरमिनेशन। एक आ गया फ्रीज ड्राइंग, फ्रीज करके, फ्रीज ड्राइंग, ये सारे मेथड डायरेक्ट मेथड है। एक आ गया डिस्टिलेशन, कौन सा मेथड है, डिस्टिलेशन। एक आ गया गैस क्रोमैटोग्राफी, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं पर, गैस क्रोमैटोग्राफी। देन वी हैव कार्ल फिशर मेथड, कौन सा मेथड है, कार्ल फिशर मेथड, टाइट्रेशन मेथड ना, ये भी बताया ना आपको, ये भी किस में आता है, डायरेक्ट में। तो आपने याद रखना डायरेक्ट मेथड में कौन से, ओवन ड्राइंग, वैक्यूम, फ्रीज ड्राइंग, डिस्टिलेशन, गैस क्रोमैटोग्राफी, कार्ल फिशर मेथड, ये सारे डायरेक्ट मेथड में आ गए। इनडायरेक्ट मेथड अगर कोई पूछे, रिफ्रैक्टोमेट्री, कौन सा, रिफ्रैक्ट्रोमेट्री, ये याद रखना, ये कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड। इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन, ये भी कौन सा, इंफ्रारेड रेज की वजह से भी मॉइस्चर को खत्म किया जा सकता है, इंफ्रारेड हीट रेडिएशन होते हैं, तो इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन जो है ये इनडायरेक्ट मेथड है। देन वी हैव मास स्पेक्ट्रोमेट्री, कौन सा है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसकी हेल्प से भी किया जा सकता है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी हेल्प से भी किया जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये याद रखना है आपने, कौन कौन सा हो गया। वी हैव डायरेक्ट में ओवन ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, डिस्टिलेशन, गैस क्रोमैटोग्राफी, एंड देन वी हैव कार्ल फिशर मेथड। इनडायरेक्ट में वी हैव रिफ्रैक्ट्रोमेट्री, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे आगे इनडायरेक्ट मेथड। देखो इस लेक्चर को एक दो बार देख लेना, बहुत फैक्चुअल डेटा है, आपको याद ही करना पड़ेगा। एक एक मेथड अब यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वरना किसी ने पूछना आपको एग्जाम में, आपका केमिस्ट्री का एग्जाम तो है नहीं, ठीक है। अब पूछा इनमें से कौन सा एनालिटिकल मेथड नहीं है मॉइस्चर डिटर्मिनेशन का, ओवन ड्राइंग, डिस्टिलेशन, फ्रीज ड्राइंग, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन इनडायरेक्ट में आता है, ये नहीं था ना, ये तीनों थे ना डायरेक्ट में, ओवन ड्राइंग, डिस्टिलेशन, फ्रीज, तो ये तीनों थे, ये नहीं था, तो बेसिकली इसमें नॉट पूछा था, तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर एक बार आपको पता चल गया हो कि क्या क्या है किसमें, तो फिर क्वेश्चन किसी भी तरह का आए आप उसको हैंडल कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्मोक पॉइंट डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द फ्री फैटी एसिड कंटेंट। स्मोक पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, प्राइमरली फ्री फैटी एसिड कंटेंट कितना। अब स्मोक पॉइंट क्या होता है, देखो आपने अगर कोई खाना देखा होगा ना, एक ऑयल है, फॉर एग्जांपल ऑयल को जब आप गर्म करते हो ना, एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक ऐसे टेम्परेचर में उस ऑयल में से धुआं निकलता है। कोई भी आपने घर पे ऑयल में खाना तो बनाया ही होगा या देखा होगा बनते हुए, तो ऑयल जब गर्म होता है तो एक उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, स्मोक, एक टेम्परेचर, उसी को बोलते हैं स्मोक पॉइंट। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, जितना ज्यादा किसी ऑयल में स्मोक प्रोड्यूस होता है ना, स्मोक पॉइंट जितना ज्यादा होता है, समझ लो वो ऑयल बेस्ट है फ्राइंग के लिए। जिसमें स्मोक प्रोड्यूस नहीं हो रहा है वो बेस्ट ऑयल नहीं होता है, बेस्ट ऑयल नहीं होता है किसके लिए, फ्राइंग के लिए, तो ये याद रखना। तो स्मोक पॉइंट डिपेंड करता है किसमें, फ्री फैटी एसिड, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्मोक पॉइंट जो है वो फ्री फैटी एसिड में के पे डिपेंड करता है। अगर सपोज करो फ्री फैटी एसिड जो है वो कम है, अगर फ्री फैटी एसिड कम है तो स्मोक पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और एक और मैंने आपको चीज बता दी, स्मोक पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसमें ऑयल जो है वो स्मोक प्रोड्यूस करता है, और जितना ज्यादा स्मोक होगा उतना ऑयल बेस्ट होगा फ्राइंग के लिए। और स्मोक पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, फ्री फैटी एसिड कंटेंट में, जितना फ्री फैटी एसिड कंटेंट कम होगा उतना स्मोक पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड अफेक्ट्स द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ड्यूरिंग डीप फैट ड्राइंग। अगर आप डीप फैट ड्राइंग करते हो उस केस में मॉइस्चर कंटेंट जो होता है फूड का वो अफेक्ट करता है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस में। कितनी हाइड्रोलिसिस होगी वो
उस पर किसका इफेक्ट है, मॉइस्चर ऑफ फूड, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड, मतलब फूड में जितना मॉइस्चर प्रेजेंट है वो किसको अफेक्ट करता है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस को, जब आप डीप फ्राई ड्राइंग करते हो। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2, ठीक है। बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या 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 कह रहा है, देखो हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक केमिकल कंपाउंड टूट जाता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड के टूटने की वजह से एक केमिकल कंपाउंड टूट गया, उसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ एलिमेंट्स डाल सकते हो बाकी, जैसे वाटर डाल सकते हो और कुछ चीजें बना सकते हो। तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस एक प्रोसेस क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, लिसिस मतलब टूटना। बेसिकली होता क्या है कि एक केमिकल कंपाउंड टूटता है, ठीक है, एक बॉन्ड टूटता है और आप उसमें वाटर का एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स कुछ बना सको। तो ये बेसिकली हाइड्रोलिसिस मतलब पानी की हेल्प से कुछ किया जा रहा है। अब मॉइस्चर कंटेंट, फूड में ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट है, वो अफेक्ट करेगा ना यार हाइड्रोलिसिस को। हाइड्रोलिसिस मेथड में ये वाटर वाला मेथड है और अगर उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट है तो वो उसको इफेक्ट तो करेगा। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, अगर आपको ये नहीं भी आती ना, मॉइस्चर और हाइड्रो को रिलेट करके भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। तो बोथ 1 and 2। तो स्मोक पॉइंट और हाइड्रोलिसिस में ये चीजें आपको याद रखनी है। स्मोक पॉइंट वो टेम्परेचर जिसमें ऑयल प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस करता है स्मोक को, जितना ज्यादा स्मोक होता है उतना गुड फॉर फ्राइंग होता है, ये चीजें याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। ऑल्दो ये टॉपिक बहुत बोरिंग है, मतलब यहाँ पर ना कुछ समझाने वाला ऐसे जितना है नहीं, बट ये कुछ मुश्किल टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको मैं आपको सिंपल करके दे रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। इस लेक्चर को 1-2 बार देख लेना और तभी ये दिमाग में फिक्स होंगी चीजें, और आज टेस्ट देने से पहले भी एक बार देख लेना। डैश टेक्निक इज यूज्ड इन फूड एनालिसिस quantity of specific protein and also used for allergen detection, contaminant detection etc। देखो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको फूड एनालिसिस में यूज करते हैं। इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम स्पेसिफिक प्रोटीन की क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, अगर कोई एलर्जी प्रोडक्ट मेंशन है बीच में तो वो देख सकते हैं, एलर्जन है, कोई कंटेमिनेंट है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये कौन सा मेथड है, एलाइसा मेथड, माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस, बोथ ए एंड बी टाइट्रेशन। मतलब एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन को देख सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को, एलर्जन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और कंटेमिनेंट डिटेक्शन भी देख सकते हैं। इस मेथड को बोलते हैं एलिसा मेथड। कौन सा मेथड है, एलाइसा या एलिसा मेथड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है तो वो लिख लो। एलाइसा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड, एलाइसा से मुझे अलेक्सा याद आ गई, एंजाइम लिंक्ड अमाइनो, जो मैं वर्ड बोलता हूं ना उसको सुना करो, अमाइनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड अमाइनो IMMUNO अमाइनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है, ये एलाइसा की फुल फॉर्म है। ये क्या है, इस मेथड को, टेक्निक को बहुत पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे न्यूट्रिएंट की डिटेक्शन के लिए, उसके बाद पैथोजेन डिटेक्शन जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, कोई एलर्जन है, वो सारी डिटेक्शन के हम एलाइसा मेथड को यूज करते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस इस मेथड का कहां पर यूज करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ डील करती है, तो क्वांटिफाई करने के लिए फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस को, उसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है। ये कुछ मेथड है यार, इनकी फुल फॉर्म आपको याद करनी ही पड़ेंगी, आई कांट हेल्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ विटामिन सी इन द फूड। अगर आपको चेक करना है कि फूड में विटामिन सी को डिटरमाइन करना है तो कौन से मेथड का यूज करोगे, रिफ्रैक्टोमेट्री, HPCL मेथड, एलाइसा मेथड या क्रोमेटोग्राफी। विटामिन सी को चेक करना है तो कौन से मेथड का यूज करोगे, HPCL नहीं है, HPLC मेथड है, HPLC मेथड। तो HPLC मेथड को यूज करते हैं हम डिटरमाइन करने के लिए विटामिन सी की प्रेजेंस है या फूड में नहीं है। सर HPLC की भी फुल फॉर्म बता दो, एलाइसा की तो बता दी, तो HPLC की फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इस मेथड का हम यूज करते हैं क्या डिटरमाइन करने के लिए, हम डिटरमाइन करते हैं कि विटामिन सी जो है वो प्रेजेंस है या नहीं फूड में, उसको यूज करते हैं। इसके साथ अमाइनो एसिड डिटरमिनेशन में भी यूज होता है, शुगर कितना है फूड में ये भी। देखो एक मेथड डिफरेंट चीजें बता सकता है बट मेन एक ही बताता है, यहाँ पर मेन विटामिन सी के साथ इसके साथ एसोसिएशन, बट ये नहीं है कि सिर्फ विटामिन सी को ही डिटरमाइन कर सकता है, अमाइनो एसिड की भी डिटरमिनेशन कर सकता है, शुगर भी डिटरमाइन कर सकता है। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा मेथड किसके साथ एसोसिएट है। जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा, उसमें देखो सेपरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जलधल मेथड, ठीक है, के साइलेंट है, जलधल मेथड ऐसा करके कुछ बोलते हैं, यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ, इसको किसकी डिटरमिनेशन में यूज करते हैं जलधल मेथड की, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट, किसकी डिटरमिनेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है यार प्रोटीन की डिटरमिनेशन के 2-3 मेथड तो आपने पढ़ लिए, इनमें से कौन सा नहीं, अगर आपको पता है कौन कौन सा तो जो नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी यही है, बाकी मैं ऐसे गारंटी तो कह नहीं सकता, एग्जाम मैंने सेट नहीं करना है। तो जलधल मेथड जो है यूज किया जाता है फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ
प्रोटीन्स के लिए, आपने याद रखना, ठीक है। उसके बाद एक होता है, मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट मैथड, कि फोल्च मैथड है। फोल्च मैथड किसके लिए यूज होता है? लिक्विड की लिपिड नहीं होते जो, उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ लिपिड अगर एग्जाम में आ जाए, वो कौन सा मेथड है? फोल्च मेथड। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फोल्च मेथड एक्सट्रैक्शन ऑफ लिपिड के लिए। एक ब्यूरेट मेथड भी होता है, ब्यूरेट मेथड ये पूछ ले एग्जाम में किसके लिए यूज किया जाता है? ब्यूरेट मेथड डिटरमाइन करता है कि प्रोटीन में कितना प्रेजेंट था प्रोटीन किसी फूड में, अगर वो डिटरमाइन करना है तो ब्यूरेट, मतलब ये भी प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है। एक डुमास मेथड भी है, डुमास मेथड, ये भी किसके लिए है? प्रोटीन कंटेंट को चेक करने के। तो डुमास मेथड हो गया, ब्यूरेट मेथड हो गया, जेल्डल मेथड हो गया, ये सारे प्रोटीन की डिटर्मिनेशन के लिए। और जो हमने फोल्च मेथड देखा वो एक्सट्रैक्शन ऑफ लिपिड्स के लिए, और पहले भी मैंने प्रोटीन के कुछ मेथड आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज, देखो क्वेश्चन कम है डाले हैं इसमें, बट बहुत सारी चीजें बता दी हैं। आपके दिमाग में पहली बार पढ़ के खिचड़ी बन गई होगी, एक नोटबुक पे लिखो, दूसरी बार वापस देखो, मैं चीजें क्लियर हो जाऊंगी। प्रोटीन को प्रोटीन के साथ करो, बाकी चीजों को अलग करो, तो आपको समझ आ जाएगा करना कैसे था। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, लॉवरी मेथड, डाई बाइंडिंग मेथड एंड रिफ्रैक्टोमेट्री मेथड आर यूज्ड टू डिटरमाइन। इनको, इन मेथड, ये डिफरेंट मेथड्स हैं, इनको हम यूज करते हैं किसको डिटरमाइन करने के लिए? प्रोटीन कंटेंट को, मिनरल्स, फैट्स या ऑल ऑफ दैट। ये सारे मेथड जो है ना प्रोटीन कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। ये याद रखना। जो रिफ्रैक्टोमेट्री मेथड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसकी हेल्प से ना हम शुगर कंटेंट भी चेक कर सकते हैं, जैसे कफ सिरप हो गया, हनी हो गया, उसमें कितना शुगर कंटेंट है, ये भी हेल्प करता है हमें चेक करने के लिए। तो ये भी याद रखना, रिफ्रैक्टोमेट्री मेथड कहीं ना कहीं जो है शुगर के साथ भी डील करता है, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ना, उसके एक दो चीजें देख लेते हैं और जो आपको एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगी, ठीक है। क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें टाइट्रेशन मैथड जो है, एसिडिटी और एल्कलिनिटी कितनी है? एसिडिटी मतलब कहने का मतलब एसिड कितना प्रेजेंट है, और बेस, एल्कलिनिटी मतलब बेस कितना प्रेजेंट है, वो भी चेक करने के लिए टाइट्रेशन मेथड यूज किया जाता है। एक होता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस मेथड, ये देखो क्वेश्चन में थर्ड पढ़ाया था ना मैंने आपको, कहाँ गया यार क्वेश्चन में थर्ड, हाँ ये छूट गया ना। क्वेश्चन में थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू एक्सेस वोलेटाइल कंपाउंड इन फूड, तो हमने देखा गैस क्रोमैटोग्राफी। यहाँ पर एक प्रॉक्सिमेट एनालिसिस भी है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस मेथड जो है ये किसके लिए यूज होता है? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस मेथड डिटरमाइन करता है कि बेसिक कंपोनेंट जो फूड में है उनको डिटरमाइन करने के लिए। बेसिक कंपोनेंट कौन से हैं फूड में? जैसे फॉर एग्जांपल मॉइस्चर, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, कार्ब्स हो गया, फाइबर हो गया, ठीक है, फाइबर हो गया, और ऐश कंटेंट, ये सारी चीजें जो है उनको फूड में डिटरमाइन करने का मतलब ये एक बेसिक सा मेथड है जिसकी हेल्प से हम जो बेसिक कंपाउंड्स होते हैं ना फूड में, जैसे मॉइस्चर हो गया, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, फाइबर, इन सबको डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो ऑलमोस्ट सारे ही मेथड जो केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड में आ सकते हैं वो सारे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। तो ये इनके आंसर्स भी हैं, पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर हो जाएगी। ये आपके सेक्शनल टेस्ट का शेड्यूल था, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर किया था। देखो यहाँ पर एक चेंजेस है सिर्फ कि यूनिट 5 का टेस्ट होने जा रहा है आपका थर्ड में आज, ठीक है। यूनिट 5 का, यूनिट 6 का टेस्ट में नहीं ले रहा हूँ, यूनिट 5 को मैंने नया शेड्यूल वहाँ पर शेयर भी किया था। क्यों? क्योंकि यूनिट 6 आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ था, यूनिट 5 अब आपका कंप्लीट है, तो इस टेस्ट को आप देंगे। देखो जिन्होंने इस टेस्ट में इनरोल नहीं करा है, देखो ये टेस्ट जो ऑलरेडी हो चुके हैं, ये नहीं है कि वापस नहीं दे सकते, आप कभी भी टेस्ट दे के जा सकते हो, वो हमारी वेबसाइट पे पड़े हुए। इसमें एनरोल करो, मिनिमम चार्ज है, मिनिमम चार्ज 79 रुपीज में ये सारे मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। आप इन टेस्ट को दो, ये टेस्ट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फ्रेम किए गए हैं आपके सेक्शनल टेस्ट, इनको कंप्लीट करो। जैसे ही आपका ये सुपरवाइजर का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, यूनिट 6 के कुछ टॉपिक बचे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपको दूसरा पोर्शन, और वो मैं देखूंगा। बहुत सारा पोर्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ और मैं उसको थ्योरी फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से करेंगे, पीपीटी फॉर्मेट में उन टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आए, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स आल्सो। और कैसे इनरोल करना है, इसके लिए वीडियो में जाना है यार, प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर मॉक टेस्ट, हाउ टू इनरोल मॉक टेस्ट एक वीडियो पड़ी है 5-6 मिनट की, उसको देख लेना, मैं शेयर भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां पर देख सकते। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।